सचिन जी, पुनीत पाठक जी, ये सभी हमारे साथी यहाँ मौजूद हैं। मैं सबकी तरफ से अध्यक्ष जी का इस फतह पर बधाई देते हुए मीडिया डिपार्टमेंट की तरफ से स्वागत करता हूँ और आप सबका स्वागत करता हूँ कि आप सब लोग हमारे बुलाने पर हमेशा आते हैं, पूरी तादाद में आते हैं और हम लोग की हर तरह से मदद करते हैं। बस इसी तरह मदद करते रहिए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत गंभीर मुद्दे पर है, बहुत गंभीर बातों पर है। आदरणीय अध्यक्ष जी आपको संबोधित करेंगे। पीछे कृपया जो भी बोल रहे हैं शांत हो जाए या हॉल खाली कर दें, या तो हॉल खाली कर दें या बिल्कुल शांत हो जाए, नहीं तो बिल्कुल हॉल खाली कर दें। ये अनुशासनहीनता है। ये कोई आवाज नहीं आनी चाहिए किसी और के अध्यक्ष जी के अलावा। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से प्रार्थना कर रहा हूं, कृपया संबोधित करें। मंच पर बैठे हमारे कांग्रेस पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता चेयरमैन साहब वीपी राय साहब, वाइस चेयरमैन मनीष जी, पूर्व सांसद सत्या बहन जी, हमारे पूर्व विधायक भगवती जी, आलोक प्रसाद जी और हमारे प्रवक्ता गण यहाँ बैठे हैं और सभी हमारे सम्मानित यहाँ पत्रकार साथी और छायाकार साथी बैठे हैं। सबसे पहले मैं जो उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे दुखद और सबसे मैं कहूँ बड़ी घटना हुई है हाथरस की। मैं भी 30 साल से सक्रिय राजनीति में हूँ। इतनी बड़ी घटना आज तक मैंने न सुना है न देखा है। यहाँ पे हम सब लोग उस पर शोक व्यक्त करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं। मैं स्वयं कल वहाँ गया था, वहाँ जाके अस्पताल में गया, लोगों से मिला और जो वहाँ की जो सोखना एक गांव है वहाँ गया। अनुसूचित बस्ती है और सब गरीब अनुसूचित जात के ही लोग उसमें उनकी मृत्यु हुई है। पूरी तरीके से कोई व्यवस्था नहीं की गई, उसमें कुछ नहीं किया गया। और जहाँ तक जानकारी आई वहाँ पे कि 80,000 का परमिशन इन्होंने लिया था और 2.5 लाख या उससे भी ज्यादा लोग वहां पर उपस्थित थे और उनकी सुरक्षा में शायद एडीजी ने बताया कि केवल 40 पुलिस वाले उनकी सुरक्षा में लगे थे, केवल 40 लोग रिकॉर्ड में है। और पूरी तरीके से व्यवस्था फेल। हॉस्पिटल में भी आप देखे होंगे उनको टेम्पो रिक्शा में भरकर ले जाया गया। एम्बुलेंस की कोई व्यवस्था नहीं की गई और जिलाधिकारी को उसकी जानकारी तक नहीं थी कि कार्यक्रम कैसे हो रहा और कैसे उसको परमिशन मिली है, क्या है, कुछ नहीं बता पाए। 1:30 बजे की घटना है और उत्तर प्रदेश शासन के संज्ञान में 3 घंटे 4 घंटे बाद ये घटना आई है। 3 घंटे 3.5 घंटे बाद। ये सोच सकते हैं कि किस तरीके का जंगल राज चल रहा है उत्तर प्रदेश, जो लगातार हम लोग पहले से कह रहे हैं कि जंगल राज कायम है। देखा आपने कि वहां पे लोग एम्बुलेंस बुला रहे थे और एम्बुलेंस फोन करते करते कोई फोन नहीं, एम्बुलेंस नहीं आई और एम्बुलेंस में भी घोटाला चल रहा है। एक आप ही लोगों ने दर्शाया कि एक ही नंबर से 30 बार फोन जाता है एक एम्बुलेंस के लिए, एक ही नंबर से केवल एम्बुलेंस बुलाई जाती है। ये रिकॉर्डेड है पूरा और ये इस तरह की फर्जीवाड़ा इसमें चल रहा है। पूरा का पूरा ये जो आपकी ये घटना घटी हाथरस वाली, ये पूरी उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामी, उत्तर प्रदेश सरकार के पूरे ये केवल और केवल आपस में जो इनकी लड़ाइयां चल रही हैं, आपस में झगड़े चल रहे हैं। कल आपने देखा होगा कि जब मैं वहां पहुंचा तो सीएम साहब थे और इससे ये साबित होता है कि सीएम के बाद डेप्यूटी सीएम भी पहुंच गए थे। ब्रजेश पाठक साथ में नहीं गए, मुख्यमंत्री के साथ में डिप्टी सीएम नहीं गए, बाद में गए। मुझे रास्ते में मिले थे जब मैं लौट रहा था हाथरस से दिल्ली के लिए, गाजियाबाद के लिए, तो रास्ते में ब्रजेश पाठक का काफिला जा रहा था और मुख्यमंत्री वहां से हालचाल लेके निकल गए। ये आपस की लड़ाइयों में पूरा प्रदेश पिस रहा है,
जिससे ये मैं समझता हूं कि पूरी की पूरी ये घटनाएं जो चीजें जो घट रही है उसकी व्यवस्था नहीं कर पा रहे, अस्पताल की व्यवस्था, एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं कर पा रहे। ये बहुत ही दुखद घटना है। हम लोगों ने मांग किया था कल कि जो मृतक है उनको 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिए जाए, एक नौकरी परिवार को, जो घायल है उनको 25 लाख रुपए दिए जाए, और घायल जो मृतक की सूची बनाई गई है उसमें काफी कमियां हैं, उनको पूरी तरीके से फिर से जांच कराई जाए। क्योंकि वहां गांव में जब मैं सोखना गांव में गया था तो एक परिवार में 3 लोग मरे हैं। मां मरी है, उनकी पत्नी मरी है, बिटिया मरी है, और उनकी पत्नी की बॉडी आगरा चली गई थी। फिर एक आगे गया तो वहां एक महिला उसी गांव में, उसने कहा कि मेरी सास की डेड बॉडी अलीगढ़ चली गई थी। और जो कि एक व्यक्ति वहां पर जो था कार्यक्रम में, उनका बगल का पड़ोसी था, उसने कहा कि मैंने पुलिस को रोका, डीएम और एसएसपी को, कि नहीं साहब ये हमारे परिवार की ताई जी। उन्होंने कहा नहीं ये बाहर की है, जबरदस्ती भेज दिया। बाद में वो डेड बॉडी रात को वहां से आई। सोच सकते हैं कि कितनी इन्होंने विभत्स तरीके से चीजों को खराब करने का प्रयास किया है, और पूरी तरीके से ये जो उसमें मेन बाबा हैं उनको किस तरीके से बचाया जा रहा है, किस तरीके से उनको सेव किया जा रहा है, उनका नाम तक नहीं आ रहा, सेवादारों का नाम आ रहा है, और किस उनको उसमें सेव कर दिया जा रहा है। और न्यायिक जांच की हम लोगों ने मांग की है, न्यायिक जांच की मांग की है कि माननीय उच्च न्यायालय के सिटिंग न्यायाधीश से उसकी जांच कराई जाए, रिटायर्ड जज से नहीं, सिटिंग जज से जांच कराई जाए, ताकि वो उसमें न्याय उन गरीब लोगों को और सभी लोगों को मिल सके। और जो उसमें प्रशासन के लोग जिन्होंने वो उनको अनुमति दी है, वो अनुमति निश्चित तौर से कैसे दी है, हम लोग कोई अनुमति मांगते हैं कार्यक्रम का, आप देखिए बैरिकेडिंग हो जाएगी, तमाम तरीके से उसे बाधाएं उत्पन्न की जाएंगी, और वहां पर उनका पूरा सपोर्ट किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि ये पूरी तरीके से केवल और केवल सरकार के दबाव में सारी चीजें चल रही हैं। तो उन प्रशासनिक अधिकारियों को भी उसमें गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाए, जिन्होंने परमिशन दिया है। बिना शपथ पत्र, बिना एफिडेविट लिए उनको अगर दिया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। हमने कल भी ये बात की थी। और जो इसके अलावा जो भ्रष्टाचार का जो मामला चल रहा है, आप देख रहे हैं जो नीट के एग्जाम कैंसिल हुए, जो नीट के भी जिसमें सीबीआई जांच का आदेश इन्होंने दिया है, नहीं उसमें इन्होंने आदेश किया सीबीआई के लिए, सीबीआई जांच की बात करते हैं हम उसमें, तो पूरे उस नीट के एग्जाम को कैंसिल करने की बात हम लोगों ने कहा है कि उसको निरस्त करके फिर से उसको कराइए और डेट डिक्लेयर करिए। उसी दिन डेट डिक्लेयर होना चाहिए कि कब ये बच्चों का भविष्य होगा। उसमें आप देखिए पूरा भ्रष्टाचार, जो आप ये सिपाही वाली भर्ती आपने देखा होगा, सिपाही की भर्ती उत्तर प्रदेश की हो रही है, इसके पहले भी सिपाही की भर्ती उत्तर प्रदेश में हुई है, सपा के शासनकाल में भी हुई है, अन्य उसके पहले की हमारी सरकार में भी हुई है। उसमें गुजरात का कौन सा काम है भाई? गुजरात की कंपनी को उत्तर प्रदेश सिपाही की भर्ती का ठेका गुजरात की कंपनी को दिया गया है। एजुकेस्ट, क्या नाम है उसका? एजुकेस्ट के नाम से एक प्राइवेट की कंपनी को, जिसका मालिक विनीत आर्या अहमदाबाद का गुजराती, और उसने पूरे का पूरे ये लीक कराया और उसने लाखों लाख नौजवानों का भविष्य अंधकार में किया। और वो जहां तक मेरी जानकारी है, जैसे मोदी जी ने नीरव मोदी को भगा दिया, मेहुल भाई को भगा दिया, उसी तरह विनीत आर्या को भी यहां से भगा दिया। वो विदेश चला गया है, नहीं हिंदुस्तान में। और आपको बता दें उसमें एक और चीज हम लोगों ने, हमारे साथियों ने पड़ताल करके निकाला कि ये जो एजुकेस्ट कंपनी है, सोल्यूशन कंपनी है, इसके पहले ये 2023 में बिहार में प्रैक्टिस हो चुकी है और वो जेल भी जा चुका है, गिरफ्तार भी हुआ था विनीत आर्या। इसने दूसरी एक कंपनी कॉन्फाइस, क्या है सर, पहले इसकी नाम कॉन्फिसेक प्राइवेट लिमिटेड थी, जो 2017 में ये कंपनी ब्लैकलिस्ट हुई थी, इसका भी डायरेक्टर विनीत आर्या था।
ये सब जानकारी कम लोगों को होगी। वो गिरफ्तार हुआ, फिर बेल पे छूटा और उसने कंपनी का नाम बदल के एजुकेस्ट का नाम किया। विनीत आर्या के पिता सुरेश चंद्र आर्या गुजरात के सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष है और माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं उनके कार्यक्रम में जाते रहे, इसका प्रमाण है। इसी का नतीजा कितनी गंभीर शिकायतें तथा ब्लैकलिस्ट होने के बाद भी इस कंपनी को देश के छात्रों का भविष्य निर्माण करने के लिए ठेका मिलता रहा और उसे विदेश जानबूझकर यहां से उसको भगाया गया है। ये साबित करता है कि मोदी जी उसके पूरा बर्दाश्त प्रधानमंत्री का उसके ऊपर है। मथुरा श्री कृष्ण का स्थान आपने देखा भी कि वहां पर एक ओवरराइड टैंक जो इनके शासन में, जहां तक मेरी जानकारी है, 2021 में बना है ये, और ये भी कहीं न कहीं कोई बड़ी कंपनी, गुजराती कंपनी ही होगी। नाम तो नहीं आ रहा है पर गुजराती कंपनी ही होगी। उसने बनाया और इसमें 3 लोग दब के मर गए, कई मकान बैठ गए और कई लोग उसमें घायल हो गए। और उसमें भी अभी तो कोई गिरफ्तारी शायद नहीं हुई है, खाली खाना पूर्ति हुई है। और तो सबसे बड़ा मुद्दा रामपथ, अयोध्या, भगवान राम की नगरी, जिसके नाम पर पूरा ये इन्होंने ठेका ले रखा है, वहां पर रामपथ बना। देखिए पूरा रामपथ बैठ गया, ढह गया। भगवान राम के मंदिर में भी जिसका इन्होंने अशुभ समय वहां पर प्राण प्रतिष्ठा किया, सभी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये चारों शंकराचार्य हमारे माननीय पूज्यनीय शंकराचार्य महोदय ने कहा है। मैं उनकी बात को दोहरा रहा हूं। उस पर इन्होंने वहां पर पूजा पाठ करके वो कार्य किया और वहां वो मंदिर भी चूर रहा है। और ये बात किसने, मैं नहीं कह रहा हूं कि चूर रहा है मंदिर, किसने कहा? वहां के मुख्य पुजारी आदरणीय सत्येंद्र दास जी ने ही वो आरोप लगाया कि वो मंदिर चूर रहा है। और ये पूरी तरीके से वहां भी, वो भी गुजरात की कंपनी है जिसने काम किया। ये पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है लोग। और जो सबसे महत्वपूर्ण इशू जो राहुल जी ने लोकसभा में हमारे नेता ने बोला कि ये जो भाजपा, आरएसएस और ये जो सभी लोग ये जो आज अपने आप को हिंदू बन रहे हैं, वो आज ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं, यही नहीं है। आज जो सनातन व्यक्ति है, जो आज धर्म में विश्वास करता है, और कहीं जो उन्होंने कहा कि निश्चित तौर से हिंदू हिंसक नहीं होता। हम सब लोग सर्वधर्म भाव की बात करते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं, जियो और जीने दो में विश्वास करते हैं। आप देखे होंगे गर्मियों के दिन में जहां भी चट्टी चौराहे पर आप जाएंगे, पीने की पानी की व्यवस्था, हौसला चलाना, प्याऊ चलाना, ये तमाम ऐसे, मतलब एक साधारण आदमी इस तरह से करते भी। कोरोना काल आपने देखा, सभी लोगों ने मिलकर काम किया। तो मैं समझता हूं कि ये जो केवल और केवल जो बड़ी बात करके इन्होंने आज हमारे नेता को बदनाम करने का भी काम किया, तमाम छोटे छोटे वीडियोस काट के चलाए, पर जो उनके जो मुख्य भाषण थे उसको लोकसभा अध्यक्ष ने स्पंज भी कराया। पर स्पंज करने से नहीं होगा। अब राहुल गांधी जी हिंदुस्तान की जनता के दिल में बैठ गए हैं, वहां से स्पंज कैसे कराओगे? वहां से स्पंज कराने का कोई रास्ता है क्या? वो रास्ता खत्म हो गया। राहुल गांधी हिंदुस्तान की जनता, आम जनमानस की आवाज बन गए हैं। राहुल गांधी आम जनता को पसंद करती है। और निश्चित तौर से जो इन्होंने बड़ी बड़ी बात कही थी कि आज जो बड़ी बात दिखाकर कि 400 पार, 80 में 80, बनारस में 10 लाख पार, 10 लाख पार करेंगे। फिर कहा नहीं 5 लाख पार। हमने कहा आ जाओ मैदान में, इस बार औकात समझ में आ जाएगी, 5 लाख पाओगे कि 5 लाख पार जाओगे। पता चल गया, घसीटते और सारा कुकर्म करके 1.5 लाख की लीड करने में सारा का सारा पसीना फेंक दिए, सब कुछ कर डाले, सारे ऐसे से माफियाओं को उतारा, सारे तंत्र का दुरुपयोग किया। उसके बाद पैसे बांटे, तमाम तरीके का प्रलोभन दिया। 8-8 राज्यपाल घर घर घूमे, गलियों में घूमे, 15-15, 20-20 मंत्री घूमे,
100 150 विधायक एमपी गलियों में घूम के वोट मांगे। गुजरात का व्यक्ति गुजराती मोहल्ले में जा रहा है, महाराष्ट्र का व्यक्ति महाराष्ट्र के मोहल्ले में जा रहा है, राजस्थान का व्यक्ति राजस्थान, केरल, कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडु, कोई छोड़ा नहीं। उसके बाद भी काशी की महान जनता बाबा विश्वनाथ के भक्तों ने दिखा दिया कि अब यहाँ पर झूठ की राजनीति नहीं चलेगी, झूठ की बात नहीं चलेगी और धर्म की बात करते हैं। मैं बाबा विश्वनाथ के दरबार से आता हूँ, जो धर्म की बात करते हैं। सबसे बड़ा अगर कोई हिंदू विरोधी है तो वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। उसका उदाहरण आपके सामने मैं भी स्लाइड पर दिखाऊंगा। स्लाइड ऑन करिए। जिस तरीके से बाबा के दरबार में, बाबा विश्वनाथ के दरबार में विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर इन्होंने अच्छा पीस तोड़ा, शनि भगवान का मंदिर तोड़ा, हमारे वहां पर लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर तोड़ा। अब ये देखिए रात को लाइट बंद करके ये सारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं। आप देखिए इसको, ये बाबा का दरबार, काशी विश्वनाथ का दरबार। ऑन करिए इसको, वो दिखाई पड़ेगा, ऊपर है दिखाई पड़ेगा। ये लाइट बंद करके ये मंदिर तोड़ा जा रहा है जेसीबी और पोर्टलाइन के द्वारा। ये कॉरिडोर है बाबा विश्वनाथ जो बनाया है इन्होंने। ये देखिए आप, ये लाइट बंद कर दिया, पूरा लाइट ऑफ कर दिया था। ये आपके सामने है, ये स्लाइड हमने बनवाई है। देखिए ये जेसीबी, पोर्टलाइन, सामने मंदिर। धर्म की बात करते हैं। अच्छा बट ब्रिज कटवा दिया, अभी आगे आएगा अच्छा बट ब्रिज, हजारों साल पुराना, जो हिंदुस्तान में 3 अच्छा ब्रिज का इतिहास तक मालूम है। एक बोध गया में जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, दूसरा काशी विश्वनाथ, तीसरा प्रयागराज। देखो तोड़ दिया। ये देखिए ये मंदिर गंगा मैया किनारे, शिवलिंग कूड़े में पड़े रहे सब। ये कूड़े पड़े शिवलिंग पड़े हैं। करिए नंदी, ये देखिए नंदी अंदर महादेव। ये गणेश जी, अच्छा बट ब्रिज। ये देखिए काट कर गिरा दिया गया। ये गाड़ियों पर लग रहा है, ये गाड़ी जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और इन्होंने काशी में जाकर के विश्वनाथ का शंकराचार्य जी तो 150 मंदिरों को तोड़ दिया गया। क्यों? उन मंदिरों में कई मंदिर पौराणिक थे, जिनका पुराना इतिहास था। कई मंदिर बहुत सारे 1000 साल, 500 साल, 800 साल पुराने और उनमें पूजा अर्चना हो रही है, बड़ी श्रद्धा थी लोगों को। तो इन्होंने वहाँ विस्तार करने के लिए और सुविधा बनाने के लिए सबको तोड़ करके और महीने में बेचना शुरू कर दिया। बंद कर दो। ये आपने देख लिया, जो हिंदुत्व का सर्टिफिकेट देने वाले लोकसभा में हमारे नेता राहुल जी को तमाम तरीके से सड़कों पर उतरकर जो हिंदूवादी संगठन विरोध कर रहा है, हिंदूवादी संगठन ने कभी इसकी बात कही? क्योंकि इन्हीं के द्वारा पोषित, इन्हीं के द्वारा पालने वाले लोग हैं। अच्छा बट वृक्ष जिस ट्रक पे लद रहा था, उस गाड़ी का नंबर आपने देखा? फिर से चला दो अच्छा वृक्ष वाला। अच्छा बट वृक्ष जिस गाड़ी पे लद रहा था उसको आगे बढ़ा के उसमें रोकिए, स्टॉप करिए आप उसको बढ़ा के स्टॉप करिए। गुजरात की गाड़ी का नंबर है, ताकि ये बात खुले ना। दोबारा बोल दीजिए गुजरात का, दोबारा बोल दीजिए। ये देखिए, ये गुजरात की गाड़ी का नंबर, ये गुजरात की गाड़ी का नंबर आप देख लीजिए, GJ1B 2031। बनारस की गाड़ी पर लगेगा तो एक्सपोज खुल जाएगा, काशी के लोग विरोध करेंगे।
तो गाड़ी भी गुजरात की है, ताकि कोई बनारस का व्यक्ति उसका विरोध न कर सके। आप देख सकते हैं आपके सामने, ये हिंदू धर्म के ठेकेदार बने हैं। तोड़ने के लिए बंगाल से बुलाए थे ना। हाँ, और तो नहीं, वो सब गुजरात के लोग, उन्होंने अलग अलग जगह से मंगाया था। सारी कंपनी गुजरात की, तोड़ने वाली सारी गुजरात की कंपनियों ने सब कुछ किया। और उसका ठेकेदार कौन था? श्रवण पटेल, अहमदाबाद। उसके बड़े भाई ने साबरमती, जो कॉरिडोर बना है गुजरात में, अहमदाबाद में, उसके बड़े भाई ने साबरमती कॉरिडोर बनाया था, जिसपे जिनपिंग को झूला झूला रहे थे मोदी जी। उसी के छोटे भाई को सारा काम दिया है। श्रवण पटेल नाम था उसका। इसमें 3 कंपनियां शामिल हुई थी। एक श्रवण पटेल अहमदाबाद, दूसरी प्लानर्स इंडिया बनारस श्यामलाल सिंह, तीसरा टाटा कंपनी का क्या नाम है, टाटा की एक कंपनी जो टाटा के द्वारा संचालित होती है, शाहजी पूरन जी, वो कंपनी 3 कंपनियों को था। और उसमें जानबूझकर बिड कम कराकर, बिड कम दिलवाकर श्रवण पटेल की अहमदाबाद की कंपनी को दिलवाया, इसलिए कि जो मंदिर टूटेंगे, जो अक्षय वट वृक्ष काटा जाएगा, वो बात आम जनता के बीच में नहीं जाएगी। और ट्रक भी लादने वाला, ड्राइवर भी जो गाड़ी चलाने वाला, वो भी गुजरात से लेकर आए। आप देख सकते हैं, आपके सामने मैंने प्रमाण दिया। तो ये सबसे बड़े हिंदू विरोधी कौन है? ये लोग। और ये हिंदुत्व का हमको सर्टिफिकेट देते हैं। निश्चित तौर से आज जो एक वातावरण बना है, चाहे वो नीट की परीक्षा का हो, राम मंदिर का हो, बाबा विश्वनाथ के दरबार, जहां भी आप देखेंगे, हर जगह अब इतनी बड़ी घटना घटी हाथरस में, अभी तक वहां पर जो 2 लाख रुपए इन्होंने दिया, 2 लाख रुपए में आप सब लोग, यहाँ सभी लोग हैं, 2 लाख रुपए में किसी मृतक के परिवार का काम घर चलेगा? केंद्र सरकार 2 लाख देगी, 2 लाख ये देगी, ऐसे घर चलेगा? अपनी बिटिया की शादी करने जाएगा, छोटी सी जगह लेगा, तो उसमें बेचारा वो कर्जे में हो जाएगा। छोटा सा गाड़ी एक जगह, तो गाड़ी मोटरसाइकिल के दाम 1 लाख से ऊपर हो गए। जो 60,000 की गाड़ी हमारे समय मिलती थी कांग्रेस समय में, वो 1 लाख से ऊपर हो गई है। आप सोच सकते हैं क्या स्थिति चल रही, कितने असंवेदनशील लोग हैं। तो यही बात आप सबके बीच में मुझे रखनी थी, और जो हम लोगों ने आप सबके बीच में रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल पूछ सकते हैं? दोस्तों, अपने सवाल पूछे। मोदी जी जो है 1 घंटा 1.5 घंटा भाषण देते रहे, मगर जो है हाथरस के मामले कहीं पर बात नहीं गई। कैसे देखते सर? नहीं, निश्चित तौर से ये पूरी तरीके से मैंने कहा, ये असंवेदनशील लोग हैं, हार्टलेस लोग हैं, हार्टलेस, हृदय नहीं है। ये तो कम से कम आप शोक संवेदना प्रकट कर सकते थे। 2 महीने पूरे पार्लियामेंट के अंदर अपनी बात को रखने के पहले 2 शब्द जरूर आप वहां पर शोक संवेदना प्रकट करके शोक व्यक्त कर सकते थे, और लोगों को बता सकते थे। ये पूरी तरीके से मैं समझता हूं कि हार्टलेस सरकार है, हार्टलेस लोग हैं, इनके पास संवेदनहीन लोग हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाएगी, और जो पूर्व जो जस्टिस है हाईकोर्ट के, उनको उनका आदेश बनाया गया है। 3 लोग कमेटी में रहेंगे। 2 लोग कैसे, वो 2 जांच कैसे हो सकती है? सीबीआई जांच भी चलेगी, न्यायिक जांच भी चलेगी। मैं समझता हूँ ये तो आपस में कंट्राडिक्टरी हो जाएगी बात। एक जांच हो सकती है। हम लोगों की मांग है कि न्यायिक जांच हो, और हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच, उसकी जो हाईकोर्ट के सिटिंग जज है माननीय न्यायाधीश, उनसे जांच कराई जाए, जिससे ये चीजें सामने आ जाए। और मुआवजा कम से कम जो उनके जो परिवार है, घर परिवार, एक परिवार के 3-3, 4-4 लोग हैं, तो एक परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए मुआवजा राशि दिया जाए, नौकरी दी जाए, और 25 लाख रुपए घायल लोगों को दिया जाए। जिनके लिए घटना हुई, बाबा जो अभी तक कोई मुकदमा नहीं लिखा है। वही मैं कह रहा हूँ, सरकार बचा रही है। बाबा के ऊपर भी कार्रवाई तुरंत करें। जो प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने परमिशन दिया उनके ऊपर कि इतनी बड़ी चूक कैसे हुई, और वहां पर आपने 40 पुलिस वाले लगा रखे थे, कोई एम्बुलेंस नहीं था, कुछ नहीं थी। तो आप इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, इसका मतलब कि सरकार पूरी तरीके से असंवेदनशील है, जंगल राज कायम है, और सरकार उसमें कोई ध्यान नहीं दे। अब इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है, जो मैंने आज देखा है उसकी बात मैं कह सकता हूँ। हाँ, बोलिए बोलिए। अनुप्रिया पटेल ने आरक्षण का मुद्दा उठाया। उन्होंने, भाई शासन में है, सरकार में मंत्री हैं आप, और सारी बातें तो उसको पूरा कराइए। आप क्यों चिट्ठी लिख रहे हैं? जनता को बेवकूफ समझ रखा है क्या?
आप जनता को उसका हक दिलवाइए, जो उसका हक है दिलवाइए, चिट्ठी मत लिखिए। अब हार रहे हैं, चीजें खराब हो गई है तो उसको घुमा रहे हैं। ठीक है, और कोई सवाल? हाँ बोल। अखिलेश यादव ने आज कहा है कि यूपी के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी हट जाए तो हम मुख्यमंत्री बन जाए। मैंने तो पहले ही बोल दिया भैया कि साथ साथ जब एक ही जगह पर जाना है, एक ही घटना स्थल पर जा रहे हैं, मुख्यमंत्री पहले जा रहे हैं, उसके पहले ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य मंत्री जा रहे हैं, तो ये जो आप बात कर रहे हैं उस बात में दम तो आ ही गई सामने ना। आपकी बात को तो मैंने पहले ही कह दिया कि ये घटना हो रही है जहां एक साथ जाना चाहिए सीएम डिप्टी सीएम को। अलग अलग जाने का मतलब है कि बहुत लंबी खाई खींच गई है और काफी आपस में झगड़े हो रहे हैं। उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में न स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक है, न कानून व्यवस्था ठीक है, न जो विकास हो रहा है उसमें भी सारी गुजरात की कंपनियों को लाकर गुजरात से बैठा दिया जा रहा है केंद्र के इशारे पर, तो बेचारे बाबा भी लाचार हो गए। जी नहीं, वहाँ कुछ है ही नहीं है। मैं हॉस्पिटल नहीं, मेडिकल कॉलेज का कुछ नहीं है वहाँ तो जो मेडिकल जो वहाँ का जो जिला अस्पताल था वहाँ पर बिजली तक नहीं थी। जब मैं गया तो बिजली, अरे मैं जब गया वहाँ भी बिजली नहीं थी। बहुत स्थिति खराब है। जब बिजली जो पुराना अस्पताल है, जब वहीं आप बिजली नहीं दे रहे हो, मेडिकल अस्पताल बना, अच्छा मेडिकल अस्पताल क्यों बनाना है मालूम है? जनता की सुविधा के लिए नहीं बनाया जा रहा है, वो भी गुजरात की कंपनी बना रही है, केवल उसमें भी कमीशन खोरी चल रहा है, सारा काम गुजरात के लोग करेंगे। एक सारी बातें हमारी बात बड़ी हट होती है। प्रधानमंत्री जी सबसे बड़े भाषण देते हैं कि गरीबों को आवास। प्रधानमंत्री आवास के नाम पर बहुत कुछ नहीं, आवास विकास और लाइट हाउस दो प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें सभी को मकान मिल गए। चाबी वितरण का 10 मार्च को प्रधानमंत्री ने लोकार्पण भी कर दिया। अभी तक किसी को चाबी नहीं दी, न तो आगे किसी मीडिया को बताया। क्या कहना है? नहीं देखिए, ये इवेंट है, ठीक है, मेरी बात आ गई, ये केवल इवेंट है। वो बड़ा बड़ी चाबी लेकर आएंगे, फोटो खिंचवाएंगे, चले जाएंगे और नीचे लोगों को क्यों? इसलिए कि वो चीजें अभी वो जो फ्लैट्स बने होंगे कंप्लीट नहीं होंगे। कंप्लीट होंगे तो कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई आएगा, कहीं ना कोई सेटिंग होगी, तभी ये काम उसमें रुका होगा। निश्चित तौर से ये केवल इवेंट करते हैं और फोटो खिंचवाते हैं।